ये भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में देखा हुआ है। क्या है देखिए, हाउ लॉन्ग यू आर इन दिस प्रोफेशन। सबसे पहले इमीडिएट हमें समझ में आता है ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे यहाँ पर आर ये हेल्पिंग वर्ब है तो वो सबसे पहले होता है, और उसके बाद में सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव क्वेश्चन रहेगा तो वहां पर नॉट बाद में होता है, और उसके बाद में वर्ब, ऑब्जेक्ट वगैरह 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 और क्वेश्चन मार्क। ओके, लेकिन अभी समझो इसके बदले में आपको यही सेंटेंस ऐसे दिया, क्या, हाउ लॉन्ग आर यू इन दिस प्रोफेशन। अभी समझो आपको ये सेंटेंस दिया और उसके बाद में नो एरर, मतलब आपको वैसे ही दिया, यहाँ पर ये ए दिया, यहाँ पर बी दिया, यहाँ पर सी दिया, और बाद में डी में नो एरर दिया। तो अभी आप क्या करोगे, नो एरर के लिए जाओगे, लेकिन ऐसे नहीं। क्यों, हाउ लॉन्ग ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ टाइम दिखाने वाला इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और जब भी हम लोगों ने देखा हुआ है, जब भी यहां पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर बी वर्ब यहां पर यूज किया हुआ है। बी इज यूज्ड हियर एज अ मेन वर्ब, एंड व्हेनेवर देयर इज एनी टाइम फ्रेज, what you have to use, you have to use only perfect present or perfect past. That means only perfect tense should be used of be when there is a टाइम एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन हाउ लॉन्ग, कितना समय तुम इस प्रोफेशन में हो, इस व्यवसाय में कितने समय से हो। तो यहाँ पर बहुत कालावधि दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे ही होएगा। मतलब यहाँ पर भी गलती इधर ही है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस प्रोफेशन, तभी ये सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्दो वी रीच हिज हाउस ऑन टाइम, बराबर है, मतलब यद्यपि हम उसके घर में समय पर पहुंचे। ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। अभी देखिए यहां पर एक्चुअली हम लोगों ने पास्ट मतलब पास्ट टेंस सीखते समय रूल सीखा हुआ है, क्या, व्हेन के बाद में सिंपल पास्ट और उसके बाद में परफेक्ट पास्ट। अगर पास्ट टेंस की कोई भी दो एक्शन जब होती है तो वहां पर सबसे पहली जो एक्शन जो होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करना चाहिए, और द नेक्स्ट एक्शन वो रिसेंटली जो होती है उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। यहां पर अभी देखिए पास्ट के ही दो एक्टिविटीज है, लेकिन यहां पर वो होने के बावजूद भी यहां पर जो टाइम दिखाने वाले जो कंजंक्शन है ना वो यहां पर नहीं है। ऑफ कोर्स यहां पर क्या दिख रहा है, देखिए यहां पर एक्चुअली ये जो है इसे कहते हैं, मतलब ये जो ऑल्दो है इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाला कंजंक्शन। मतलब मेरे को आपको इतना ही बताना है कि वहां पर हमेशा टाइम कंजंक्शन ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पर कोई भी कंजंक्शन हो सकता है, जैसे यहां पर है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर ये गलत दिया है समझ में आ सकता है, लेकिन ये आने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए वह निकल चुका था, वह एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था या निकला था। ये जो निकल चुका था या निकला था, दिस इज नथिंग बट परफेक्ट पास्ट, एंड इन परफेक्ट पास्ट फर्स्ट यू मस्ट नो दैट द सेंटेंस इज इन एक्टिव। व्हाई? बिकॉज दिस इज वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। So in case of perfect past, you cannot use was left, you have to use he had left. Okay, that means the first action is this, which should be indicated in past perfect, and this one is the latest action. It is, and it must be in simple past. So here the error lies here in part B. Next देखिए, I'm entirely agreeing with you, but I regret I cannot help you. देखिए यहाँ पर भी बहुत इजी है, जैसे हम लोगों को ये समझ में आएगा। देखिए अग्री का मतलब क्या है, सहमत होना। हम किसी से अगर सहमति दिखाते हैं तो वहां पर हम लोग एग्री का यूज कर सकते हैं, और ये भी नॉन एक्शन वर्ब है।
नॉन एक्शन वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी कंटिन्यूअस टेंस। मैं एनी बोल रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ कंटिन्यूअस प्रेजेंट में, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में नॉन एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। अभी इनका यूज अगर आपको करना है ना, तो सिर्फ दो ही टेंस में आप कर सकते हैं, एक तो सिंपल टेंसेस या परफेक्ट टेंसेस। मतलब ये 6 टेंस ही, सिंपल के 3 और परफेक्ट के 3, ऐसे 6 सेंटेंस में ही आप नॉन एक्शन वर्ब का यूज कर सकते हैं। हम लोग हमारी लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, मैं उससे सहमत हो रहा हूं, लेकिन इंग्लिश में नहीं चला, क्योंकि किसी से सहमति दिखाना ये हमारे ब्रेन के अंदर चलने वाली क्रिया है, जो हमें फील भी नहीं होगी, रियलाइज भी नहीं होगी, वो सब अदृश्य इसे क्रिया है। और इस टाइप की जो क्रिया है वो हमेशा सिर्फ एक तो सिंपल टेंस में दिखाई जाएगी या परफेक्ट टेंस में दिखाई जाएगी। परफेक्ट टेंस में कभी दिखाई जाएगी जब वहां पर टाइम फ्रेज होगी, तो नहीं तो नहीं। इसलिए मोस्टली नॉन एक्शन वर्ब्स आर यूज्ड ओनली इन सिंपल टेंसेस। यस, विथ टाइम फ्रेजेस यू कैन यूज ऑल दोज एक्शन वर्ब्स इन परफेक्ट टेंस। मतलब जैसे देखिए, आपने कभी ऐसे सुना है क्या, आई एम वांटिंग वाटर, शी इज नीडिंग मनी? कभी भी नहीं लगेगा। आपने सुना होगा, क्यों? क्योंकि वो नॉन एक्शन वर्ब है। मुझे पानी चाहिए, मैं जब भी बोलता हूं मुझे पानी चाहिए, तो एक्शन किधर है वहां पर? मुझे 2 हाथ है, एक्शन किधर है यहां पर? उसे पैसे की जरूरत है, एक्शन कहां पर है? मानव को हवा की जरूरत है, कहां पर एक्शन दिख रहे? वैसे ही अग्री, ये भी नॉन एक्शन वर्ब है। और नॉन एक्शन वर्ब आपका सिंपल में ही आना चाहिए, या टाइम का एक्सप्रेशन अगर दिया होगा तो परफेक्ट में। इसलिए आई एम एंटायरली एग्री विथ यू, ये गलत है। यहां पर आई एंटायरली एग्री विथ यू ऐसे ही आना चाहिए। और दूसरा रूल क्या है, अग्री के बाद में विथ कभी होता है और टू कभी होता है। एग्री टू समथिंग ऐसे होता है, डिक्शनरी में ये ऐसे लिखा जाता है समथिंग, और एग्री विथ समबडी ये ऐसे लिखा जाता है। मतलब आदमी के साथ में अगर आप अग्री होते हो तो वहां पर विथ का यूज किया जाता है, अगर किसी बात से सहमत होते हो तो वहां पर टू लगाया जाता है। ओके, चलो, तो हमें एरर मिल गई, पार्ट ए में है। नेक्स्ट देखिए, आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच चेन्नई, नो एरर। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है यहाँ पर, चलो देखते हैं। सबसे पहले ये है आई शैल राइट, उसके बाद में टू यू यहाँ पर है, ये सही है। क्योंकि कोई कोई वर्ब ऐसे है कि जिनका यूज करते समय उसके बाद में प्रेपोजिशन आना ही चाहिए। जैसे देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं आई शैल राइट फादर, ये सब मैंने आपको लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि लेक्चर एक बार नहीं 2 बार सुनिए, लेकिन रूल समझ के लीजिए। आई शैल राइट फादर, अभी इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, मैंने पिताजी को लिखा, लेकिन इसका ऐसा मतलब है ही नहीं। इसका मतलब ऐसा है, मैं फादर लिखूंगा, मतलब मैं ये लिखूंगा FATHER ऐसे लिखूंगा, मतलब मैं फादर लिखूंगा, ऐसा इसका मतलब है। तो ये तो गलती हो गया ना। तो इसके लिए मैं फादर को लिखूंगा नहीं, मैं पिताजी को, फादर को लिखूंगा। तो ये जो है इसके लिए यहां पर टू आना चाहिए। वैसे और भी कुछ वर्ब्स है, जैसे एक्सप्लेन है, सजेस्ट है, गिव है। इनके बाद में अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहे हो और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आपको यहां पर टू लगाना इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, अगर मैं ऐसे लिखूं आई गेव हर, अभी हमें तो ये सही लगता है क्या, मैंने उसे दिया, मैंने उसे दिया नहीं, मैंने उसी को दे दिया, दूसरे को, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये समझ में आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इंग्लिश में जो भी अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया है, उसका मतलब पहले समझ जाइए। ओके, तो चलो ये पार्ट बराबर है, टू यू भी बराबर है। अभी यहां पर गलती चालू होगी क्या, कोई भी टाइम का जितना भी कंजंक्शंस होते हैं, कोई भी टाइम कंजंक्शन, इन एनी टाइम कंजंक्शंस,
आपको ये मालूम होना चाहिए, ये एक्चुअली एक टाइप का टाइम क्लॉज है। तो कोई भी टाइम कंजंक्शन के बाद में कभी भी फ्यूचर आना ही नहीं चाहिए। यहां पर एक तो सिर्फ इंडेफिनिट प्रेजेंट, या जिसे कहते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट, एक तो ये इंडेफिनिट प्रेजेंट चलेगा या सिर्फ परफेक्ट प्रेजेंट चलेगा, दोनों में से कोई भी चल सकता है। लेकिन कोई भी टाइम क्लॉज में, टाइम क्लॉज समझ में आ रहा है ना, वेन ये टाइम कंजंक्शन है, कोई भी टाइम क्लॉज में कभी भी कोई भी फ्यूचर नहीं आ सकता है। वहां पर सिर्फ ये दो ही टेंसेस अलाउड है। लेकिन कभी whenever the main clause is in future, फ्यूचर में अगर मेन क्लॉज होता है तो टाइम में, फिर यहां पर when होने दो, as soon as होने दो, आफ्टर होने दो, बिफोर होने दो, कोई भी टाइम कंजंक्शन होने दो, वहां पर सिर्फ प्रेजेंट और प्रेजेंट ही चलेगा, एक तो सिंपल प्रेजेंट या परफेक्ट प्रेजेंट। ठीक है, तो हमारी एरर है वहां पर। आफ्टर वी वर ड्राइविंग फॉर माइल्स ऑन द वाइंडिंग रोड आई वॉज सडनली सिक, मतलब घुमा फिरा के जाने वाला जो रोड होता है ना, वाइंडिंग रोड जिसे बोलते हैं। अभी यहां पर आफ्टर है, आफ्टर मतलब आफ्टर वी वर ड्राइविंग फॉर माइल्स, बराबर है, ऑन द वाइंडिंग रोड। तो एक तो यहां पर आना क्या चाहिए, आफ्टर के बाद में हमेशा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। आफ्टर वी हैड ड्रिवन फॉर माइल्स ऑन द वाइंडिंग रोड आई वाज सडनली सिक, तो अभी ये रूल बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, when the party was over, जब पार्टी खत्म हो गई, he looked around for the girl who had come with him, no error। देखिए when the party was over मतलब जैसे पार्टी खत्म हुई उसने आजू बाजू में उस लड़की के लिए देखा जो उसके साथ आई थी। अब ये सही है या गलत है? सबसे पहले यहां देखेंगे सिंपल पास्ट है और ये दोनों एक्टिविटीज इमीडिएट हुई है, क्योंकि जैसे पार्टी खत्म हुई देखना चालू किया उसने, तो ये भी बराबर है। अभी ये बराबर है, लेकिन ये अभी ये जो पर्टिकुलरली ये और ये जो एक पूरा सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस का ये मेन क्लॉज है, और इस मेन क्लॉज में ये घटना सबसे पहले हुई है और उसके भी पहले ये घटना हुई थी, क्योंकि वो लड़की उसके साथ आई थी ना, पहले ही आई थी, तो ये सेकंड एक्टिविटी है, तो यहां पर परफेक्ट पास्ट होना चाहिए और वो बराबर है, मतलब यहां पर हमारा आंसर रहेगा नो एरर। नेक्स्ट देखिए, ही इज रिप्रेजेंटिंग माई कंसिस्टेंसी फॉर द लास्ट 5 years। अभी हम लोगों ने रूल देखा हुआ है फॉर, उसके बाद में द है क्या, देखिए लास्ट 5 years रहने दो या पास्ट 5 years रहने दो। यहां पर ये गलत है, यहां पर आना चाहिए he has been representing। यहां पर अगर ऐसे आपको देते थे since the last 5 years, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर ऐसे दे दिया मतलब he has been representing my constituency। यहां पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, he has been representing my constituency since the last 5 years। तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। क्यों? सिंस के बाद में कभी भी आर्टिकल नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ में जानबूझकर मैं आपको ये बाकी का भी एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, शायद अगर समझो नेक्स्ट एग्जाम में अगर समझो पेपर सेटर ने कुछ अलग तरीके से पूछा तो कोई भी मतलब हम लोग जब एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उस पर वहां पर हम लोगों को वहां पर एक चिंतन करना चाहिए। हमारी सोच है ना वो इतनी डीप गहराई में जानी चाहिए कि इसके बाद में वो यही सेंटेंस पर और कुछ पूछ सकता है या नहीं। ठीक है, आपको ये नहीं समझेगा, लेकिन मैं मेरा एक कर्तव्य समझता हूं कि आपको ये सब बता दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर भी देखिए, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस मॉर्निंग, नो एरर। ऑफ कोर्स सिंस के बाद में ये सही है,
यहाँ पर ये गलत है क्योंकि सिंस में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये आएगा आई हैव बीन वेटिंग। ओके, हमारा आंसर है ऑफ कोर्स ए में। नहीं, देखिए आई कन्विंस हिम टू सी द प्ले। नो एरर, मैंने वो ड्रामा देखने के लिए उसे समझाया, बराबर है। अभी देखिए आई कन्विंस हिम टू सी द प्ले, आई कन्विंस सही है, ये भी सही है, और टू सी द प्ले ये भी सही है। क्यों कन्विंस के बाद में टू सी, क्योंकि ये मेन वर्ब है, और कोई भी मेन वर्ब के बाद में अगर कोई भी दूसरा वर्ब आता है तो वहां पर क्या होना चाहिए, इंफिनिटिव वर्ब होना चाहिए, तो ये टू सी बराबर है। तो इस सेंटेंस में गलती कुछ है नहीं। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूं। क्यों इंग्लिश में जब भी आपको ये देखना है सिंपल पास्ट और परफेक्ट पास्ट, ये दोनों में सिंपल पास्ट और परफेक्ट प्रेजेंट, ये दोनों में इफ यू वांट टू डिसाइड which tense we must use, then there is one rule in English, British English, and what we follow is nothing but British English. So in that British English there is one rule. If in any given sentence, if you don't find any time phrase indicating past, time phrase indicating past, मतलब भूतकाल दिखाने वाली अगर कोई भी हमें टाइम फ्रेज नहीं दिखाई देती है तो वहां पर यू हैव टू यूज परफेक्ट प्रेजेंट। तो ऐसे दिखते समय तो हमें कुछ गलती लगती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट के हिसाब से यहां पर कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन अगर आपको ये रूल मालूम हो जाएगा तो आपको समझेगा यहीं पर गलती है। तो ये आना क्या चाहिए मालूम है? ऐसे आना चाहिए, आई हैव कन्विंस्ड हिम टू सी द प्ले। अभी देखिए, इफ यू आर यूजिंग एनी टाइम फ्रेज विच इंडिकेट्स टाइम फ्रेज ऑफ पास्ट, देन यू हैव टू यूज यहां पर सिंपल पास्ट। मतलब यही सेंटेंस सही कब हो जाएगा मालूम है? आई कन्विंस हिम टू सी द प्ले बिफोर 5 minutes या 5 minutes ago. Now this sentence is correct. Why? Because you are using their time phrase which indicates past. This is the rule of British English. Okay. So when I have to select between simple past and perfect present, this rule should be applied. Which one? Time phrase का past दिखाने वाली time phrase. ठीक है? Next देखिए, my friend is going to movie every week. No error. बहुत ही से मुझे मालूम है आपको सबको तुरंत आया होगा। क्यों? हमेशा जाता है ना, और हमेशा का मतलब एवरी डे भी हो सकता है, एवरी वीक भी हो सकता है, एवरी मंथ भी हो सकता है, एवरी संडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए whenever you find such kind of adverb phrases which indicate the time, which shows you that every day, that means it happens every day, it is habitual action, so you have to use simple present only in such type of phrases. So here of course there is error in part B. यहाँ पर ऐसे आना चाहिए, my friend goes to a movie every week. Okay. Next, I wanted to see whether they had actually read the notes. No error. अभी यहाँ पर ये सही है क्या गलत है? अभी देखिए, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए वेदर बराबर है। ओके, WH के पहले दैट नहीं होता है। ये जो वेदर होता है या इफ होता है उसके पहले कभी भी दैट नहीं होता है, बराबर है। अभी यही जो सेंटेंस है ये हम लोग सबसे पहले, जैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच का डायरेक्ट स्पीच करते हैं ना, वैसे अगर हम लोग करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? देखिए, आई वॉन्ट टू सी इफ उसने किताब पढ़ी है या नहीं, बराबर है, या नोट्स पढ़े हैं क्या नहीं। मतलब यहां पर जब सिंपल प्रेजेंट होता है तो यहां पर ये चलेगा, ही हैज रेड द नोट्स। क्योंकि क्या होता है मालूम है, कई बार ना हम लोग क्या करते हैं मालूम है, कंफ्यूज हो जाते हैं। वी गेट ऑफन कंफ्यूज व्हेन वी फाइंड दैट यस एक्चुअली हियर इट इज सिंपल पास्ट, बट हियर इंस्टेड ऑफ
time clause and time connectors, actually here it is given perfect past, so I don't know whether it is right or wrong. So in that case आपको ये करना चाहिए, इसका है ना उसको प्रेजेंट में कीजिए, और इसको क्या, और अगर ये प्रेजेंट में होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैं ये देखना चाहता हूं कि उसने नोट्स पढ़ी है या नहीं, या पढ़ी या नहीं, पढ़ी है या नहीं, मतलब ये जैसे बराबर है वैसे यहाँ पर ये भी सही है, खाली मैंने दे के बदले में यहाँ पर यूज किया, अब दे पकड़ लो तो ये आ जाएगा ऑफ कोर्स दे हैव। ओके, तो ये सही है, इसके लिए ये भी सही है, यहां तक कुछ गलती नहीं है, और ये भी सही है, तो हमारा आंसर है नो एरर। ओके, नेक्स्ट देखिए, हैविंग फिनिश्ड द पेपर अर्ली ही केम आउट ऑफ द हॉल, वो हॉल के बाहर आ गया, ऑलमोस्ट एन आवर बिफोर द बेल रैंग, और नो एरर, मतलब पेपर उसका जो एग्जाम का पेपर था वो खत्म होने के बाद में वो हॉल के 1 घंटा पहले ही बाहर आया, बेल बजने के 1 घंटा पहले ही वापस आया। अभी यहाँ पर देखिए बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर आना चाहिए he had come out of the hall। क्यों? having finished the paper early, मतलब उसने पेपर खत्म किया, ये सबसे पहली घटना हुई है, उसके बाद में यहाँ पर he came out of the hall, ये मेन क्लॉज है, बराबर है। रूल क्या है, बिफोर के बाद में अगर सिंपल पास्ट दिख रहा है तो मेन क्लॉज में परफेक्ट पास्ट होना चाहिए, तो परफेक्ट पास्ट होना चाहिए, लेकिन कभी होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें ये दोनों में कुछ समय गया हुआ है क्या, तो देखिए बेल रैंक बहुत देर के बाद में हुआ है ना, उसके पहले वो बाहर आया ना, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है ना एन आवर बिफोर, 1 घंटा पहले, मतलब बेल अगर समझो 5 बजे बजने वाली है तो वो 4 बजे ही बाहर आया हुआ है, मतलब ये घटना पहली घटी हुई है, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट में आनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर he had come out of the hall ऐसे आना चाहिए। ऑफ कोर्स हमारा आंसर है बी। It is only 3 days ago that he has arrived। देखिए यहाँ पर देखना है हमें, अभी हम लोगों ने देखा हुआ है, अगर आपको ago, long ago, yesterday और एनी फ्रेज लास्ट की, मतलब लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग वगैरह, ऐसे कोई भी लास्ट की अगर आपको फ्रेज दिखाई देती है, बराबर है, तो उसमें हमेशा सिंपल पास्ट का ही यूज करना है, इसलिए यहाँ पर यह आना चाहिए इट वॉज, मतलब सबसे पहले गलती हमें यहाँ पर ही मिली, मतलब सिर्फ 3 दिन पूर्व वो आया हुआ है, बराबर है, ऐसे इसका मतलब है। He is going every day for a morning walk with his friends and neighbors। उसके दोस्त और नेबर्स के साथ में जाता है। अभी यहाँ पर हमें देखना है क्या, एवरी डे, अगर एवरी डे है तो यहाँ पर कंटिन्यूअस ऑफ कोर्स नहीं चलेगा, तो यहाँ पर आना चाहिए he goes every day for a morning walk। ओके, तो हमारा आंसर है ए में। He is working in a bank in New Delhi for the past several months। वापस फ्रेज देखिए, for the past several months, और यहाँ पर ऑफ कोर्स he is working के बदले में आना चाहिए he has been working in a bank in New Delhi। तो कई कई होते हैं क्वेश्चंस वो इतने इजी हो जाते हैं, हमें तुरंत पता चलता है पहले पढ़ते ही पढ़ते। ओके, नेक्स्ट, आई हैव पेड माय बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ओनली अ वीक अगो। वापस यहाँ पर भी देखिए क्या है, अ वीक अगो, सो एरर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए, सिर्फ आएगा आई पेड। क्यों? सिंपल पास्ट का यूज करना है। Neither of them sent their papers in time for the last seminar। No error। अभी देखिए यहाँ पर एक्चुअली गलती है, तुरंत आपको समझ में भी आई होगी। सबसे पहले तो लास्ट सेमिनार के लिए भेजा हुआ है, उन्होंने पेपर भेजे है या नहीं है उसके बारे में देखना है। यहाँ पर देम दिख रहा है और यहाँ पर सेंड दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स हमें लगेगा शायद ये बराबर है, लेकिन हमें क्या देखना है, लास्ट सेमिनार के लिए दोनों में से किसी ने भी उनके पेपर नहीं भेजे, बराबर है, तो नीदर है मतलब नेगेटिव है, लेकिन लास्ट सेमिनार है तो यहां पर
सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए, यहां पर ये नहीं चलेगा, वहां पर आना चाहिए सेंट। और नेक्स्ट दूसरा, नीदर ऑफ देम, मतलब दोनों में से एक भी नहीं, तो उनके लिए प्रोनाउन भी हमेशा यही होना चाहिए, हिज पेपर्स, क्योंकि हमें उनके जेंडर के बारे में पता नहीं है। अगर किसी के जेंडर के बारे में अगर हमें सेंटेंस से पता नहीं चलता है तो उसके लिए मैस्कुलिन जेंडर का ही प्रोनाउन का ही यूज करना पड़ता है, मतलब ही प्रोनाउन यूज करो या उसके जो भी फॉर्म्स है, मतलब ही, हिम, हिज, ये फॉर्म्स का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें एक तो सेंट, क्योंकि पास्ट है, लास्ट सेमिनार के लिए उन्होंने पेपर भेजे नहीं या नहीं भेजते हैं लास्ट सेमिनार के लिए, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर दो एरर्स है, एक तो सेंट और यहाँ पर देयर पेपर्स। नेक्स्ट देखिए, आई हैव ट्राइड टू मीट हिम सेवरल टाइम्स, बराबर है, मैंने उसको मिलने के लिए बहुत बार कोशिश की है। आई हैव ट्राइड, मैंने उसको मिलने की बहुत कोशिश की है। ही इज नॉट नेवर एट होम। अभी यहां पर देखिए गलती क्या है, सबसे पहले है, यहां पर भी नॉट है और यहां पर भी नेवर है, तो सबसे पहले यह है, दो नेगेटिव एक साथ में कभी भी यूज नहीं किए जा सकते हैं। मतलब ही इज नॉट और नेवर एट होम, मतलब नॉट और नेवर दोनों एक साथ में नहीं चलेगा, बराबर है, तो ये सबसे पहली गलती है। नेक्स्ट देखिए, एट दिस टर्न ऑफ कॉन्वर्सेशन विक्रम ब्लर्टेड आउट, मतलब वो चिल्लाया, that he was not knowing me when I used to live in the same town as him। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, देखिए कि कॉन्वर्सेशन का एक ऐसा मोड आया, एट दिस टर्न ऑफ कॉन्वर्सेशन विक्रम ब्लर्टेड आउट, तो विक्रम चिल्लाया, क्या चिल्लाया, दैट ही वाज नॉट नोइंग मी, कि वो मुझे पहचानता नहीं था। व्हेन मतलब जब, जिस शहर में वो रहता था उसी शहर में मैं भी रहता था। ओके, तो ऐसा इसका मतलब है। अभी एक तो एट दिस टर्न ऑफ कॉन्वर्सेशन विक्रम ब्लर्टेड आउट, यहां पर तो कुछ भी एरर नहीं, अभी जो एरर है ना वो यहां पर है, बी में है, और हमारा आंसर है बी। क्यों? नो, KNOW, नो मतलब मालूम होना, मालूम होना ये नॉन एक्शन वर्ब है, और अगर नॉन एक्शन वर्ब रहेगा तो वो कंटिन्यूस में नहीं चलेगा, मतलब दैट ही डिड नॉट नो मी, इतना ही आना चाहिए। मतलब उस कॉन्वर्सेशन के उस मोड़ पर विक्रम चिल्लाया, क्या चिल्लाया, कि वो मुझे पहचानता नहीं था, जिस शहर में वो रहता था उस शहर में मैं भी रहता था जब, तभी वो मुझे नहीं पहचानता था। तो ऐसे तो यहां पर यह आना चाहिए, ही डिड नॉट नो मी। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन द अर्ली ईयर ऑफ रेनेसांस ऑफ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के पुनरुज्जीवन का जो शुरुआत का काल था, उसमें हेरिडिटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ अकम्पनीज। उस समय में जो मतलब बहुत पहले से जो भी डांसर्स भरतनाट्यम का करते थे ना, उनके पास में क्या था, उनके खुद के जो अकम्पनी, उनके साथी जो थे ना, उनके साथ में हमेशा रहते थे, who lived with dancers, मतलब वो क्या करते थे, वो जो हेरिडिटरी डांसर्स जो है वो क्या करते थे, उन डांसर्स के साथ में ही रहते थे और उनके साथ में ही ट्रैवल करते थे। ओके, अभी यहाँ पर गलती क्या है, देखिए इन द अर्लियर, मतलब इससे आपको समझ में आ गया कि ये पास्ट बता रहा है, मतलब ये हिस्ट्री का कोई सेंटेंस है, और हिस्ट्री में हमेशा सिंपल पास्ट ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आना चाहिए had their own set of companies। ओके, तो हमारी गलती है वो किस में है, ए में ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, तुरंत समझ में आता है, टाइम फ्रेज है, और टाइम फ्रेज होगी तो कंटिन्यूस कभी भी नहीं चलेगा, तो यहां पर आना चाहिए हैज बीन गोइंग ऑन, क्योंकि कोई भी टाइम फ्रेज में देखिए वापस ये रूल हमेशा ध्यान में रखिए, फॉर के बाद में अगर आपको संख्या दिख रही है समय दिखाने के लिए यूज की हुई, तो वहां पर ही आर्टिकल नहीं रहता है, नहीं तो फॉर के साथ में आर्टिकल होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, देयर विल बी नो मोर सप्लाईज अनलेस ऑल एरियर्स ऑफ पेमेंट वर डिक्लेयर बाय नेक्स्ट मंडे। यहां पर डिक्लेयर नहीं चाहिए, क्लियर चाहिए।
मतलब जो भी पेमेंट्स के जो एरियर्स है ना वो क्लियर होने चाहिए बाय नेक्स्ट मंडे. ओके, देयर विल बी नो मोर सप्लाईज. आपको हम लोग माल भेजेंगे नहीं, सप्लाई भेजेंगे नहीं जब तक क्या होगा, ऑल एरियर्स ऑफ पेमेंट वर क्लियर. बराबर है. और बाय नेक्स्ट मंडे, यहाँ पर बाय नेक्स्ट मंडे है तो हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए यहाँ पर फ्यूचर इंडिकेट किया जा रहा है. और अनलेस का मतलब ही है इफ नॉट. और इफ में कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं किया जाता है. तो इफ में हमेशा इस टाइप के सेंटेंस में क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट ही आता है. इसलिए अनलेस ऑल एरियर्स ऑफ पेमेंट आर क्लियर्ड बाय नेक्स्ट मंडे, ऐसे सेंटेंस होगा. ओके, क्योंकि अनलेस है तो यहाँ पर नॉट तो है ही, मतलब ऑल इफ, मतलब ये सेंटेंस ऐसे है देखिए, इफ ऑल एरियर्स ऑफ पेमेंट आर नॉट क्लियर्ड बाय नेक्स्ट मंडे देयर विल बी नो मोर सप्लाईज. ओके, तो इफ का भी है और हमें इफ के साथ में ये सेंटेंस का जो टेंस है यहाँ पर ये गलत है, समझ में आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, लाइफ ऑन बोर्ड शिप वाज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड इट टू बी. मतलब जहाज पर का जो भी जीवन है वो मुझे जैसी अपेक्षा थी वैसे नहीं था. ओके, अभी देखिए ये रिसेंट है लाइफ, तो यहां पर एज है, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि मैं पहले ये अपेक्षा करता था कि ऐसा ऐसे होगा. तो लाइफ ऑन बोर्ड शिप वाज नॉट एज आई हैड एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये सबसे पहले मैंने ऐसी अपेक्षा की थी कि वो शिप पर का लाइफ है ना वो ऐसा ऐसा होगा. लेकिन मैं गया वहां पर, वापस आया, यार ये तो बहुत ही बोरिंग है जैसे मैंने अपेक्षा की थी पहले. तो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए, इसलिए यहां पर हैड एक्सपेक्टेड चाहिए. नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई शैल सी हिम आई विल टेल हिम दैट व्हाट ही हैज डन इज रॉन्ग. नो एरर. इजी है, जब मैं उसे मिलूंगा मैं उसे कहूंगा, बताऊंगा कि उसने जो भी किया है वो गलत है, एरर ढूंढनी है. अब भी हम लोगों ने देखा हुआ है, अगर मेन क्लॉज में कोई भी फ्यूचर होने दो, इफ देयर इज एनी फ्यूचर टेंस इन मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट मीन्स अ क्लॉज विथ टाइम कंजंक्शन, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है is always in present tense. It can be simple या indefinite or it can be perfect, but it must be in present tense. So that is why here it is wrong. So the part A is wrong. मतलब हमारा आंसर है ये, when I see him, ऐसे होना चाहिए. Next, I went to his house but couldn't see him. मैं उसके घर गया लेकिन उसको मिल नहीं सका. बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड. वापस कितना तुरंत आ जाएगा देखिए, बिफोर आई अराइव्ड, मतलब बिफोर के बाद में यहाँ पर सिंपल पास्ट है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर परफेक्ट पास्ट होना चाहिए, मतलब ही हैड गॉन आउट बिफोर आई अराइव्ड. है ना, बहुत इजी. एक बार टेंसेस के रूल सबको आ गए, टेंसेस में मार्क्स मिलना बहुत इजी हो जाता है. ओके, नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड हैज गॉट एन अपॉइंटमेंट. मेरे दोस्त को एक अपॉइंटमेंट मिली है इन अ टेलीविजन कंपनी. बराबर है. सम 3 months अगो. अभी यहाँ पर अगो आ गया, मतलब यहाँ पर ये गलत, मतलब सिर्फ आना क्या चाहिए, माई फ्रेंड गॉट एन अपॉइंटमेंट. तो अगो के साथ में हमेशा सिंपल पास्ट ही होना चाहिए, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं चलेगा और पास्ट परफेक्ट भी नहीं चलेगा. अभी ये देखिए 43, I was baffled with the instructions he gave me, no error. अभी यहाँ पर हमें ढूंढना है एयर क्या है, कहाँ है. I was baffled with the instruction, मतलब उसने मुझे जो भी इंस्ट्रक्शन दी थी उससे मैं एकदम चकित हो गया. क्या, he gave me. बराबर है. अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे I के बाद में यहाँ पर was है, ये तो सही है. baffled with, baffled के बाद में हमेशा with लगता है, तो baffled और with ये भी सही है, with the instructions. अभी गलती है ना वो यहाँ पर है. कैसे है, जैसे हम लोगों ने देखा, whenever there are 2 activities of the past, you have to take the first activity in past perfect. So that is why here
द सेंटेंस शुड बी, दिस पार्ट शुड बी ही हैड गिवन मी, ऐसे होना चाहिए। ये हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर रहेगा ये। नहीं, देखिए द रीजन व्हाई द प्लेन क्रैश्ड, जो प्लेन है वो क्रैश हो गया, इसका रीजन क्या है? एज सुन एज इट टुक ऑफ, जैसे प्लेन ने टुक ऑफ किया वैसे ही वो क्रैश हो गया। इसका रीजन क्या है? इज द फेल्योर ऑफ वन ऑफ द इंजन। मोस्टली सब लोगों को लगेगा यहाँ पर गलती है, लेकिन ये है ही नहीं, क्योंकि द रीजन इज द फेल्योर ऑफ वन ऑफ द इंजन, ये एक्चुअली मेन क्लॉज है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे इसके बीच में है वो क्या है। अभी देखिए यहाँ पर प्लेन क्रैश एज सुन एज इट टुक ऑफ, यहाँ पर प्लेन क्रैश हो गया, ये कौन सी एक्टिविटी है? देखिए सेकंड एक्टिविटी है, और उसके पहले ये एक्टिविटी हुई है, तो यहां पर आना इसे चाहिए द रीजन व्हाई द प्लेन क्रैश एज सून एज इट हैड टेकन ऑफ। अभी टेकन ऑफ करते करते तुरंत फेलियर हो गया। आप बोलेंगे नहीं शिविर सर, ये तो इसमें तो कुछ समय ही नहीं गया हुआ है। कैसे नहीं गया? देखिए जब प्लेन टेक ऑफ करता है ना, तो पहले वो रनवे पर चलते रहेगा ना, उसमें जाएगा और उसके बाद में ऊपर जाएगा। ऊपर गया और उसके बाद में वहां पर जाके इंजन का फेलियर हो गया और वो गिरा हुआ है, बराबर है। तो थोड़ी देर के बाद में होता है, इसलिए वहां पर पास्ट परफेक्ट ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए द टैक्सी केम एट 8 o'clock इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग है, हमें तुरंत पता चलता है कि यहां पर केम नहीं चलेगा, द टैक्सी विल कम। बहुत इजी है। ओके, तो यहां पर एरर है, तो आंसर है हमारा बी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से टेंसेस के जितने भी स्पॉट थे एरर 2022 तक के हुए थे, वो सब हम लोगों ने अभी समझ के लिए हुए। दोस्तों, टेंसेस पर बहुत मार्क्स होते हैं, तो इसलिए टेंसेस का चैप्टर है वो वापस एक बार कीजिए। मैंने यही पीडीएफ आपको वहां पर हमारे स्टडी मटेरियल में भी दी हुई है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। ओके।